हेलो। आज तुम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट करना है ना? यस सर। चैप्टर नंबर 4। हम लोग का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे हम लोग, याद है? यस सर। चलो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गया था। उसमें मोल कौन सा तुम लोग बना लिए? सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी का हो गया कंप्लीट क्वेश्चन सारा? यस और नो? यस सर। चलो, तो हम लोग चैप्टर 4 आज स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोग बुक का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है? कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब कैसे हम लोग एटम के स्ट्रक्चर तक पहुंचे, ठीक है? तो इसमें से स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहला जो एटम के बारे में बताया था, जो साइंटिस्ट सबसे पहला जो एटम के बारे में बताया था, कौन था? डाल्टन, जॉन डाल्टन, ये था ना? यस सर। तो जॉन डाल्टन जो था उसका हम लोग कुछ कुछ पोस्टुलेट्स वो दिया था। एटॉमिक थ्योरी एक दिया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं हम लोग। तो उसके पोस्टुलेट्स हम लोग प्रीवियस चैप्टर में देखे थे, लिखाए थे ना डाल्टन का पोस्टुलेट्स तुम लोग को? यस सर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम्स जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना? वो इनडिविजिबल होता है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद एटम्स जो है वो कंबाइन करके, मतलब सेम एलिमेंट के एटम्स जो होंगे वो सिमिलर होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज सेम होंगे, मास सेम होगा। और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स अगर हैं तो उनका प्रॉपर्टीज और मास डिफरेंट होगा। और एटम्स जब कम फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये सारा चीज बताए थे, याद है? यस सर। लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जब शुरुआत में ये दिया था उस समय तो ये एक्सेप्टेड था, वाइडली एक्सेप्ट हो रहा था, क्योंकि उस समय एटम को ही सबसे छोटा पार्टिकल माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ और अलग अलग साइंटिस्ट आया तो वो एटम पे और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम को फर्दर और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया आगे। बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कि एटम को और भी छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया, जिनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल के डिस्कवरी की वजह से एक एक करके सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर होने लगे। और इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिस्कवरी की वजह से क्या हुआ, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है बात? फेलियर हो गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है? तो ये तुम लोग को बताए भी थे, प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़े थे ना ये सारा चीज। यस सर। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना कि डाल्टन सजेस्टेड दैट, डाल्टन क्या सजेस्ट किया था अपने थ्योरी में, दैट atoms can neither be created nor destroyed, ठीक है? and are indivisible, डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं उसको, वही सबसे छोटा है। बट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम्स, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ एटम के अंदर, तो फिर वो क्या हो गया, लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, समझ आया? और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से थे? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल आया था, कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? तब इसका यहाँ पे एक टेबल टाइप का बना लेना, ठीक है? वो हम लिखा दे रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स का।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैसे कैसे डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हम लोग पढ़ेंगे। एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, वो सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल का सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो यहाँ पे, सबसे पहले टेबल बना लेना इस टाइप से, नेम, उसके बाद यहाँ लोकेशन, कहाँ पे वो लोकेटेड होता है, फिर उसके बाद चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है ये कूलम्ब होता है, सी, पढ़े हो तुम लोग चार्ज का यूनिट? No, sir. चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम्ब होता है, सी ओ एल ओ यू एम बी, ठीक है, कैपिटल सी से उसको डिनोट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मास, एएमयू में, ठीक है। तो इस तरह से टेबल बना लेना। सबसे पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ये है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लाई करता है, तो इसका जब हम लोग एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे अभी, उसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर लाई करता है, मतलब वो सर्कुलर ऑर्बिट होता है ना, उसमें वो घूमते रहता है, तो ये आउटसाइड न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये कूलम। और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए आगे माइनस साइन, जिसका यूनिट चार्ज हम लोग -1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, यूनिट चार्ज -1। और इसका जो मास होता है एएमयू में, ये 0.00055 एम, ये बहुत ही कम होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। इसलिए हम लोग जो एटम का मास जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन इतना कम है कि हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग मास नंबर का जो फॉर्मूला बताए थे तो उसमें याद होगा, सिर्फ हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जोड़ते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं क्या? No, sir. नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का मास ऐसा नहीं है जीरो है, मास मास है, बट इतना कम है ये इन दोनों के रेस्पेक्ट में कि उसको जोड़ने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है, न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोटॉन पे चार्ज जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो आगे प्लस साइन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यूनिट चार्ज अगर लिखें तो +1 लिख सकते हैं। और इसका मास अगर बोला गया तो ये नियरली 1 एएमयू के बराबर होता है, 1 एएमयू, एक प्रोटॉन का मास 1 एएमयू। उसका तीसरा जो है ये है न्यूट्रॉन, ये भी न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, 0, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, यूनिट चार्ज भी 0। और इसका भी मास जो है वो नियरली 1 एएमयू के इक्वल होता है, ठीक है। तब देखो, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में तुम इलेक्ट्रॉन का मास देखो, इन दोनों का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1 एएमयू है, और इलेक्ट्रॉन का मास देख रहे हो 0.00055 एएमयू। तो इन दोनों में अगर तुम इलेक्ट्रॉन का मास ऐड भी कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तो 1 से बहुत ही छोटा नंबर है ना। Yes, sir. तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है एटॉमिक मास में, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता है जो कि इन दोनों के मास के रेस्पेक्ट में वो इतना कम है कि उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। बात समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. और कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके ऊपर चार्ज 0 है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके पास, ठीक उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, ठीक उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा,
जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तभी तो एटम न्यूट्रल होता है। बोलो। Yes, sir. क्योंकि मान लो अगर किसी एटम के पास 10 प्रोटॉन्स हैं, तो एट द सेम टाइम अगर वो न्यूट्रल है तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तभी तो +10 और प्लस और -10 ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा ना। और ओवरऑल Yes. चार्ज क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं पहले पहले वाले क्लास में। इससे पहले वाले चैप्टर में वो हम लोग पढ़ चुके हैं वो सारा चीज। ठीक है, तो ये सारा सब इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल के डिस्कवरी की वजह से जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था वो रिजेक्ट हुआ था। डाल्टन ये बोला था कि हम लोग एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फर्दर डिवाइड किया गया एटम को, और डिवाइड करने पे मिला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसका कौन कौन डिस्कवरी किया था ये ऑलरेडी बता चुके हैं तुम लोग को। इलेक्ट्रॉन कौन डिस्कवर किया था, J.J. Thomson. जे थॉमसन। प्रोटॉन कौन किया था, E. Goldstein. ई गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन, James Chadwick. जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ये सारा, तो अब इन दोनों का हम लोग पढ़ेंगे कैसे डिस्कवरी हुआ था कैथोड रे ट्यूब, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में जानते हैं कि एटॉम को मतलब एटम के बारे में सबसे पहले तो डाल्टन बताया था, लेकिन एटम का मॉडल कैसा होगा, किस टाइप का एटम होगा, तो उसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपना अपना मॉडल्स दिया था। ठीक है, तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मॉडल्स। अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये दोनों कहाँ लाई करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, है ना। Yes, sir. तो इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं, इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन्स से भी बोलते हैं ना हम लोग। ये भी बताए थे तुम लोग को। Yes, sir. Yes, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के कंबाइंडली हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं, बिकॉज दे लाई इनसाइड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस लाई करता है। तो इसलिए किसी भी एटम में देखोगे प्रोटॉन का नंबर चेंज होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन बाहर लाई कर रहा है ना, वो तो शेल्स में जो सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं उसमें वो घूम रहा है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन का आइदर लॉस भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से आयंस का फॉर्मेशन होता है, बताया गया है तुम लोगों को कि Yes, sir. अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, केटायन का फॉर्मेशन होता है। बताएं ये सारा। Yes, yes, sir. sir. और अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम अगर मान लो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। Negative. और नेगेटिव चार्ज आएगा तो Anion बना. एनायंस का फॉर्मेशन होता है ना। Yes, sir. चलो, तो ये सर तुम लोग को वो भी कैलकुलेट भी करने बता दिए थे, कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा करवाया था ना। Yes, sir. चलो ठीक है, तो वो सब तो आता ही है तुम लोगों को। चलो अब हम लोग एटॉमिक मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो इसमें मॉडल है ये है थॉमसन मॉडल, थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग इसके कुछ कुछ पोस्टुलेट्स थे। ये क्या बोला था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए positively charged sphere and the electrons are embedded in it। ठीक है, तो ये क्या बोला था कि एटम जो है ना वो एक स्फीयर की तरह है। ठीक है, एक बॉल की तरह एज्यूम कर सकते हो, और वो पूरा बॉल जो है पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है,
और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो अंदर में एम्बेडेड है उसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एम्बेडेड जैसे मतलब ये ट्रीट किया था उसको जैसे वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन देखे हो ना? Yes, sir. तो जैसे वाटरमेलन की तरह वो एटम को ट्रीट किया था, वो पूरा उसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है। और वाटरमेलन के सीड्स जैसे होते हैं ना उसके अंदर एम्बेडेड, उसी तरह बोला कि इलेक्ट्रॉन्स भी एटम में वैसे ही एम्बेडेड होंगे। ठीक है, या फिर इसको वो कंपेयर किया था पडिंग वाले केक से। क्रिसमस का केक जो होता है ना, तो उसमें देखे Yes, होगे क्रिसमस के केक में बीच में ड्राई फ्रूट्स डाला जाता है। ठीक है, ऐड किया जाता है वो सारा इंग्रेडिएंट्स। तो उसमें ये बोला था कि पूरा केक जो है ना, वो पूरा एटम उसी की तरह है, पॉजिटिवली चार्ज है। उस पूरे केक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो है उस में जो पडिंग होता है, या फिर जो हम लोग उसमें ऐड करते हैं ड्राई फ्रूट्स जो बीच में ऐड करते हैं, जो एम्बेडेड रहता है उसके ऊपर, तो उसी तरह वो इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही एम्बेडेड होंगे। ठीक है, तो वो उस टाइप से कंपेयर किया था एटम को। तो एटॉमिक मॉडल वो ऐसे एक्सप्लेन किया था। तो एक्चुअल में वो होता है क्या एटम का मॉडल? वो सिंपली ये बता दिया था कि वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड होंगे कहीं कहीं जगह पे, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स तुमको दिखेगा। तो ये मॉडल तो ये सिर्फ वो अपने अकॉर्डिंग बताया था। ठीक है, वो अपना रिसर्च करके बताया था। तो बाद में इसका मॉडल जो है फेल हो गया, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, है ना? कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, उसके बारे में तो कुछ डिस्कशन किया ही नहीं है। और ये और इसका एटॉमिक मॉडल भी तो फेल हो गया ना, क्यों? क्योंकि एटम में पूरा पॉजिटिवली चार्ज पूरे एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहता है क्या? बोलो। no. नहीं, वो उस टाइप का नहीं रहता, इसलिए बाद में जो सेकंड मॉडल आया था एटॉमिक मॉडल, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, तो जैसे ही रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया, ठीक है, वो अपना पॉइंट्स पोस्टुलेट्स जब देना स्टार्ट किया, तो उसके बाद थॉमसन का मॉडल जो है ये रिजेक्ट हो गया, है ना? तो इसका सेकंड पॉइंट क्या था? कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ये है इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज था, इसलिए एटम एज ए होल जो है ये न्यूट्रल रहता है। तो एटम तो बोला था कि वो न्यूट्रल रहेगा, सो एटम बोल सकते हैं एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्या है, वो इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, तीसरा इसमें लिख सकते हैं हम लोग, ही प्रपोज्ड ए मॉडल ऑफ द एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ ए क्रिसमस पडिंग। ठीक है, पडिंग मतलब केक होता है, क्रिसमस का जो केक होता है ना, या फिर वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन की तरह कैसे ट्रीट किया था ये? तो रेड वाला जो एडिबल पार्ट होता है, उसको वो किसकी तरह ट्रीट किया था? एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन is compared with the positive charge in the atom। ठीक है, उसको with the positive charge in the atom। और ब्लैक सीड्स जो होता है, ठीक है, द ब्लैक सीड्स इन द वाटरमेलन
are compared with the electrons which are embedded in it। ठीक है, तो ये था, किसका मॉडल था ये, बोलो। थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन्स मॉडल, ठीक है। ये जैसे इसको ड्रॉ करना चाहे तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इसका पोस्टुलेट्स लिख लेना। ये कुछ इस तरह से स्फीयर की तरह ट्रीट किया था, और इस पूरे स्फीयर में बोला था कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है पूरा, ठीक है, पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा सब जगह, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस तरह से एम्बेडेड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बीच में कहीं कहीं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आएगा, जैसे सीड्स की तरह ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड रहेंगे, ठीक है। तो इसको मान सकते हो कि ये स्पेरिकल स्पेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, और ये सारे जो हैं ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये लिख लो तुम लोग, थॉमसन्स मॉडल। लिख लिए? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, थॉमसन मॉडल का क्या क्या ड्रॉबैक था, तो ये क्या क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है, ये तो मॉडल हम लोग समझ गए। अब इसका ड्रॉबैक्स क्या क्या था, तो एक दो ड्रॉबैक्स थे, मतलब न्यूक्लियस के बारे में जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दिस मॉडल ऑफ एन एटम failed to explain how a positive charge holds the negatively charged electrons in an atom। ठीक है, कैसे पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख रहा है, वो उसके बारे में कुछ नहीं बताया था, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उसको। और दूसरा, दिस थ्योरी also failed to account for the position of nucleus in an atom। न्यूक्लियस कहाँ पे लाई करेगा, न्यूक्लियस के बारे में ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ ड्रॉबैक्स थे थॉमसन मॉडल का। थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बहुत जगह देखोगे
लिखा हुआ है थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल, तो वही हुआ, पडिंग मॉडल या फिर प्लम पडिंग मॉडल, बात बराबर ही है। क्या लिख लिए? Yes, sir. ये फर्स्ट हो गया हमारा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, लिख लिए हो ना सब लोग? Yes, sir. चलो नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड जो मॉडल है वो है रदरफोर्ड्स। ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था? तो रदरफोर्ड जो है ना, वो ये जानने में इंटरेस्टेड था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे अरेंज होते हैं, एटम में कैसे अरेंज्ड है। ठीक है, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोला जाता है या फिर अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोला जाता है? ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कौन सा? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो गोल्ड का एक बहुत ही थिन लेयर एकदम लिया था, बहुत ही थिन। तो गोल्ड मेटल ही ये क्यों चूज किया था और बाकी अदर मेटल क्यों नहीं यूज किया था, ये बताओ। गोल्ड का ही सिलेक्शन क्यों किया था, बता सकते हो कोई? हेलो, बोलो बोलो, ये सेलेक्टेड है गोल्ड फॉइल क्यों, रीजन क्या था? आता है तुम लोगों को? यस और नो? No, sir. No, तो sir. गोल्ड फॉइल का सिलेक्शन इसलिए किया गया था क्योंकि उसको बहुत ही थिन लेयर चाहिए था, ठीक है, ताकि एटम्स बहुत कम से कम हो उसमें। ठीक है, और गोल्ड ही एक ऐसा एलिमेंट है या मेटल है जो कि हाईली मेलेबल होता है। मेलेबल सुने हो तुम लोग? बहुत ही थिन शीट्स में उसको हम लोग बीट कर सकते हैं। मेलेबिलिटी सुने हो ना, मेटल मेलेबल होते हैं, प्रॉपर्टी पढ़े हो मेटल का? Yes, sir. तो मेलेबल मतलब क्या हुआ कि बहुत ही पतले पतले शीट्स में उसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड जो है बहुत ही हाईली मेलेबल मेटल है। गोल्ड का जो है बहुत पतला से पतला हम लोग शीट्स बना सकते हैं, इसलिए उसको बहुत ही एकदम बहुत थिन फॉइल टाइप का चाहिए था। तो इसलिए वो गोल्ड एटम का सिलेक्शन किया। ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है, बिकॉज गोल्ड इज हाईली मेलेबल मेटल। ठीक है, बिकॉज, रीजन ये लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेलिएबिलिटी। हाई मेलिएबिलिटी होने के कारण वो गोल्ड का सिलेक्शन किया। ठीक है, और यहाँ पे ये किसको सेलेक्ट किया था? अल्फा रे को स्कैटर कराया था गोल्ड के एटम से। अल्फा रे पास किया गया था। ठीक है, और अल्फा रे गोल्ड के एटम से पास करने के बाद वो स्कैटर कर रहा था। ठीक है, इसीलिए इसको अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। तो ये अल्फा रेस क्या है? अल्फा रेस जो है वो बेसिकली क्या है? अल्फा रेज आर, या फिर अल्फा पार्टिकल्स ऐसे लिख लो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे, अगर एक रे के फॉर्म में निकल रहे हैं बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना, तो उनको हम लोग अल्फा रेज बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली है क्या? आर
डबली चार्ज्ड हीलियम एटम, डबली चार्ज हीलियम आयंस। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल हम लोग क्या बोलते हैं, हीलियम आयन के ऊपर अगर 2 पॉजिटिव चार्ज दे दोगे ना, तो इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये है अल्फा पार्टिकल। मतलब अल्फा पार्टिकल के ऊपर, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और इसका मास कितना होगा, हीलियम की तरह। तो हीलियम का मास कितना होता है बताओ तो? 4. मास 4, 4 AMU। तो उसी तरह अल्फा पार्टिकल का भी मास क्या होगा, 4 AMU। तो डबली चार्ज हीलियम एटम को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है। तो हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज और इसका मास कितना है, यहाँ पे लिख दे रहा है, मास है इसका 4। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर इसका 4 है। तो ये है अल्फा पार्टिकल्स। तो इसी अल्फा पार्टिकल्स का, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स जो है वो एक रे की तरह निकाला गया। ठीक है, और उस रे, अल्फा रे को पास किया गया किससे, गोल्ड के एटम से पास किया गया। तो जैसे ही वो गोल्ड के एटम से टकराया, तो गोल्ड के एटम से टकराने के बाद वो रेज क्या हो गए, डिफ्लेक्ट होने लगे। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे। तो उसी से वो कुछ कुछ उससे वो ऑब्जर्वेशंस वो किया था, और उसका ऑब्जर्वेशंस आया था एक्सपेरिमेंट से, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो कंक्लूजन कुछ कुछ डिराइव किया था। तो वो देखते हैं हम लोग क्या क्या था। तो इसके लिए सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये अल्फा, अल्फा जो पार्टिकल्स हैं, ये इनके ऊपर चार्ज क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है ना, देख लो। Yes, sir. अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या है, ये सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे गोल्ड के एटम्स थे। ठीक है, ये ऐसे गोल्ड का एटम है, एक गोल्ड का एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम। इस तरह से बहुत ही पतला शीट लिया गया, तो एटम बहुत कम है। यहाँ पे बीच में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्योंकि ये न्यूक्लियस है, बीच में पॉजिटिव। और इधर से अल्फा पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल्स जो है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये अल्फा रेज की तरह आया यहाँ पे। ठीक है, ये रेज आ रहा था इधर से ऐसे, सारे अल्फा रेज। ठीक है, अब ये क्या हुआ, जैसे ही इससे टकराया, ठीक है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स जो है इस गोल्ड के एटम से ये टकराया, तो इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ डिफ्लेक्शंस देखा गया। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आया, कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड हो गया। ठीक है, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड पास कर गया। कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो, जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर दो, कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल जो है ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जैसे ये वाला अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। और एक दो अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस के पास जो जा रहा था, वो देखा गया कि वो जिस पाथ से गया था ना, उसी पाथ पे वापस आ गया, टर्न बैक। जैसे ये इस पाथ से जा रहा है, ठीक उतने ही अ, वापस उसी पाथ को लेके वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम गया, तो अपने ही पाथ पे वापस वो घूम गया। तो ऐसा एक या दो अल्फा पार्टिकल देखा गया था। ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आया था, तो यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली है क्या, ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं और ये गोल्ड के एटम्स हैं, एटम्स ऑफ द गोल्ड फॉइल। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो है ये स्मॉल डिफ्लेक्शन शो किया गया, और मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस ये देखा गया विदाउट डिफ्लेक्शन। मतलब वो जिस डायरेक्शन में चल रहा था एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव कर गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास पास्ड विदाउट डिफ्लेक्शन, उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखा गया। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशंस अभी देखेंगे, इसका क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आया था, रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशंस क्या क्या था। ठीक है, तो पहले इसको ड्रॉ कर लो, तुम लोग ड्रॉ कर लियो, Yes, sir. ड्रॉ कर लो। हो गया, ड्रॉ कर लिए, तो अब इसके ऑब्जर्वेशंस लिखो। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट को क्या नाम बोलते हैं, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि रदरफोर्ड परफॉर्म किया था। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या आया देखो। ऑब्जर्वेशन क्या था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था ए मेजर फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है ऐसा लिख लेना, मेजर फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्डेड। यहाँ एक्चुअली हम लोग एक टर्म यूज करते हैं बॉम्बार्डमेंट, मतलब अल्फा पार्टिकल जो है बहुत ही हाई स्पीड के साथ गोल्ड फॉइल की तरफ पास किया गया, तो उसी को हम लोग बॉम्बार्डमेंट बोलते हैं। तो बॉम्बार्डेड, a major fraction of the alpha particle bombarded towards the gold sheet passed through it without any deflection, passed through it without any deflection। ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन था, ये ऑलरेडी हम वहां लिख चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो थे वो क्या हुआ, बिना डिफ्लेक्शन के पास कर गया, स्ट्रेट लाइन में चलता रह गया। ठीक है, सेकंड, some of the alpha particles were deflected by the gold foil या gold sheet by very small angles। ठीक है, मतलब कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, अल्फा रेज, वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, मतलब डिफ्लेक्शन तो हुआ लेकिन बहुत ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ये आया था कि वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स were deflected by, very few of the alpha particles were deflected by, डिफ्लेक्टेड बैक लिख लो, मतलब डिफ्लेक्टेड बैक मतलब वो जिस पाथ पे गया था ना उसी पाथ पे वापस आ गया। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं इसको कि ओनली ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स हैड नियरली 180 डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन। मतलब अगर वो सेम पाथ पे वापस आ रहा है तो उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना है, 180 डिग्री है ना, बोलो। मतलब Yes, sir. जिस पाथ पे वो गया था अगर उसी पाथ पे वापस आ रहा है तो कितने एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गया, 180 डिग्री से ना। तो बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा था। मतलब इसमें ये नंबर जैसे दिया था, जैसे मान लो वो 1000 या 10,000 अल्फा पार्टिकल वो अगर पास कर रहा है, तो 10,000 में सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल था जो कि वापस आ रहा था, सेम पाथ पे वापस आ रहा था। तो सोच रहा हो कितना कम है, 10,000 अल्फा पार्टिकल्स अगर वो पास कराया तो उसमें से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल जो है वापस आ रहा था। तो वैसा था वो। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जर्वेशन आया था। तो ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है रदरफोर्ड मॉडल का, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उससे ऑब्जर्वेशन क्या क्या आया था। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मेजोरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास कर गया। मतलब 95% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बिना डिफ्लेक्शन के पास कर गए। उसके बाद 3 या 4% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किया।
और बाकी जो एक एक या एक से भी कम परसेंटेज अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि वापस अपने सेम पाथ पे वापस आ गया। समझ आया कि नहीं ऑब्जर्वेशन? Yes, sir. तो अब इन सभी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये क्या किया था, कंक्लूजन डिराइव किया। कंक्लूजन क्या था इसका, इससे क्या क्या ये कंक्लूजन निकाला, इन्फेरेंस क्या क्या था, इन्फेरेंसेस हम लोग लिख सकते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन आया था, इन सभी ऑब्जर्वेशन से ये इन्फेरेंसेस क्या निकाला। तो पहला वाला जो ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो बिना डिफ्लेक्शन के पास किया, तो इससे ये ऑब्जर्वेशन वो निकाला, ये इन्फेरेंस निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। मतलब कि एटम में मेजोरिटी ऑफ द स्पेस, मतलब 95% स्पेस जो है एटम का वो क्या है, खाली है, तभी तो वो आसानी से पास कर गया ना। मतलब अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कहाँ पे करेगा, हमको पता है कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जब तक न्यूक्लियस के पास से नहीं गुजरेगा, न्यूक्लियस के पास भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो वहां पे ही थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा ना, समझ रहे हो, क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है और अल्फा भी पॉजिटिव है। तो जब तक वो क्लोज, न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होके नहीं गुजरेगा तब तक वो डिफ्लेक्ट करेगा क्या? अगर वो No, sir. न्यूक्लियस से No, sir. न्यूक्लियस न्यूक्लियस से अगर वो बहुत दूर रहेगा तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम जो है ना, और ये ऑब्जर्वेशन क्या आया था कि मेजोरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो वो बिना डिफ्लेक्शन के पास किया। इसका मतलब कि एटम में जो है मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एटम का खाली है, और न्यूक्लियस जो है ना वो बहुत ही छोटे से स्पेस में कंसेंट्रेटेड है, बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में कंसेंट्रेटेड है। समझ रहे हो बात? Yes, sir. तो पहला तो ये हो गया इन्फेरेंस कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। अब दूसरा क्या हुआ कि कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ था, तो इससे क्या इन्फेरेंस निकाला ये कि द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बात समझ में आया? जो कि थॉमसन बोला था, थॉमसन क्या बोला था कि एटम में पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वैसा सीन रहता तो हम लोग अल्फा पार्टिकल अगर पास करते तो सारा अल्फा पार्टिकल तो डिफ्लेक्ट करना चाहिए था या नहीं? अगर पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता तो बोलो, तो सभी अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए था ना। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? नहीं. नहीं। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि बहुत ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, और उसमें से बहुत ही वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुआ था। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि द पॉजिटिव चार्ज, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है इन एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम। जो पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर है वो बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में कंसेंट्रेटेड है। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि द वॉल्यूम occupied by the positively charged particles in an atom is very small as compared to the total volume of an atom। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में होगा, और वो पॉजिटिव चार्ज का जो वॉल्यूम होगा एटम में, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग कंपेयर करें तो वो बहुत ही कम होगा। समझ रहे हो? तभी तो
बहुत ही फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो बिल्कुल क्लोज, न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होके गुजरा होगा, सिर्फ वही डिफ्लेक्ट होगा, बाकी सारा तो ऐसे ही पास हो जा रहा था। समझ आया बात? Yes, sir. तो ये था हमारा रदरफोर्ड मॉडल का ये सारा कंक्लूजन आया। अब इन सभी कंक्लूजन के बेसिस पे ये मॉडल बनाया था, एटम का एक मॉडल दिया। ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये अपना एक एटॉमिक मॉडल फ्रेम किया था। तो वो मॉडल क्या था, ये लिख लो, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो इसके मॉडल के अकॉर्डिंग इसका मॉडल का क्या क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला क्या बोला था ये कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम। एक एटम के अंदर जो है पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जिसको क्या बोला जाएगा, कॉल्ड द न्यूक्लियस। उस पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोला गया, बोलो, हेलो Yes, हेलो। sir. तो उस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को क्या बोला गया, Nucleus. न्यूक्लियस। और क्या बोला गया कि मोस्ट ऑफ द मास जो है ना एटम का, वो न्यूक्लियस के अंदर ही रिसाइड करेगा। तो नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये क्या बोला कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, the electrons revolve around the nucleus in well defined orbits। एक सर्कुलर ऑर्बिट होगा इसके चारों बगल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है। और तीसरा क्या था इसका कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। तो एटम के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो बहुत ही छोटा होगा। तो ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो रदरफोर्ड जो मॉडल का स्ट्रक्चर बताया था, ये कुछ इस टाइप का बताया था, एटम इस तरह से रहेंगे। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये सारे कंक्लूजन पे पहुंचा था। ठीक है। समझ आ गया? Yes, sir. यस और नो तो लिख लो। इसमें रदरफोर्ड का पूछा जाएगा तुमसे कि रदरफोर्ड का पहले तो तुमको एक्सप्लेन करो क्या एक्सपेरिमेंट था उसका, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये पहले ड्रॉ करके दिखाना होगा। उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आया था, उसका कंक्लूजन्स क्या क्या आया था, और उस कंक्लूजन के बेसिस पे ये एटॉमिक मॉडल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिया था। तो ये सारा चीज तुमसे पूछा जाएगा। समझ रहे हो बात? Yes, sir. तो ये Yes, जितना sir. भी पॉइंट्स लिखा है, ये सारा पॉइंट्स याद रहना चाहिए तुम लोगों को। रहेगा ना याद? Yes, sir. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का पूछा जाता है। थॉमसन मॉडल भी पूछा जाएगा, तो थॉमसन तो आसान है। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड। तो आज हम रदरफोर्ड तक ही रखते हैं। एक और मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का भी कुछ कुछ ड्रॉबैक था, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बोर्स मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसमें कुछ पूछना है अगर किसी को तो बताओ। ये लिख लियो ना सब लोग अपना। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो अगर कुछ पूछना है इसमें तो बताओ, जितना भी बताएं आज। No, sir. कोई डाउट है? No, sir. नो। Sir.
ठीक है, तो फिर आज इतना ही रखते हैं। एक बार एनसीईआरटी से तुम लोग रीड कर लेना जहां तक बताए हैं, ठीक है? ओके सर। एनसीईआरटी और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? यस सर। चलो।